हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द गेट अनदर सेशन। आज का मुद्दा हम लोगों का ये है कि जर्नल एंट्री हम लोगों को कंटिन्यू करनी है। अगेन ये क्वेश्चन तुम लोगों को होमवर्क में मिला हुआ था, तो इस क्वेश्चन को अब हम लोग एक बार वर्कआउट करने वाले हैं कि कैसे सॉल्व होगा, ताकि यू कैन ऑल्सो क्रॉस चेक कि तुम्हारा आंसर आया है कि नहीं। तो देखो, जनवरी 6 का ट्रांजेक्शन है। आई विल जस्ट सेट अप अ पेज। परचेज गुड्स फ्रॉम हेनरी फॉर 50,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 4% कैश डिस्काउंट, पेड 60% बाय चेक इमीडिएटली। तो 50,000, 10 और 4%। $45,000 का 60% होता है 27,000 और 18,000। 4%। 1080। 25,920। दैट्स इट। बताओ क्या यही आया तुम लोग का भी? फटाफट से बता दो। परचेज था ना, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट 45,000, टू कैश अकाउंट 25,920, टू डिस्काउंट अकाउंट 1080 एंड टू हेनरी अकाउंट 18,000। ओके बच्चों, तो ये था फर्स्ट ट्रांजेक्शन अपना। चलो सेकंड में आ जाओ। बोला बॉट गुड्स फ्रॉम अमृत 2,00,000 रुपए, 5% कैश डिस्काउंट, 20% ट्रेड डिस्काउंट, पेड 3/4 ऑफ द अमाउंट इन कैश एट द टाइम ऑफ परचेजेस। 2,00,000, 5% सीडी, 20% टीडी। टू टू जा 4। थ्री फोर्थ। सीडी 5% है ना? हाँ, 5%। तो ये आ गया 1,14,000 रुपए। ठीक है, 1,14,000 रुपए। सो बॉट गुड्स है, तो इट्स गोइंग टू बी परचेजेस अकाउंट डेबिट 1,60,000 टू अमृत। 40,000 का क्रेडिट है टू कैश। 1,14,000 की कैश जा रही है टू डिस्काउंट 6,000। क्लियर? फटाफट से बताओ, तुम्हारा भी यही आया है भैया? बता दो। यस भैया, यस। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू शेरपा एट द लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 लेस 20% टीडी, 4% टीडी। पेमेंट इज मेड विद 7 डेज, 75% पेमेंट रिसीव्ड ऑन 23 जनवरी। 18, 19, 20, 21, 22, 23। हाँ, तो 5 दिन में मिल गई पेमेंट, तो कैश डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा 75% में। तो ये मैं नहीं करा रहा, ठीक है। 75% में 4% का कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। 75% पेमेंट मेरे को रिसीव हो गई है, ठीक है। या करवा दूं, जैसा बोलो तुम लोग। भैया एक काम करो, करवा दो, ठीक है। 50,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो बेसिकली पहले तो क्रेडिट परचेज की एंट्री पास करनी, सेल की, शेरपा अकाउंट डेबिट टू सेल्स। $40,000। ये हो गई सेल्स की एंट्री। सेकंड में कैश रिसीव होगा 75% ऑफ द अमाउंट, तो 75% होता है 30,000। तो ये हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू शेरपा। 30,000 रिसीव हो रहा है, बट एट अ डिस्काउंट ऑफ 4%, आई थिंक सो। यस, 4% डिस्काउंट। तो इसका 4% निकाल लो, 1,200 रुपए डिस्काउंट हो गया।
तो 28,800 रुपए मेरे को मिल जाएगा 23 जनवरी को। तो ये 18 जनवरी का ट्रांजेक्शन, 23 जनवरी का ट्रांजेक्शन। क्वेश्चन क्या बोल रहा था समझ में आया ना तुम लोग को? बोल रहा था कि 18 जनवरी को सेल हुई है और अगर 7 दिन के अंदर पेमेंट करोगे तो 4% का कैश डिस्काउंट भी साथ में लेते हुए जाना। तो उसने 23 तारीख को पेमेंट कर दी 5 ही दिन में, वो भी 75% पेमेंट किया है ना, तो उसको 75% में मिल गया कैश डिस्काउंट, खत्म। कंबाइन एंट्री नहीं होगी क्या भैया? नो, कंबाइन एंट्री नहीं होगी क्योंकि ये सेल का ट्रांजेक्शन 18 को हुआ था और पेमेंट का ट्रांजेक्शन 23 को हो रहा है, तो कंबाइन एंट्री हो ही नहीं सकती क्योंकि दो अलग अलग दिन में ट्रांजेक्शन है। क्लियर हो गई बात? ओके चलो, सोल्ड गुड्स टू गरिमा फॉर 1 लाख, अलाउड 20% ट्रेड डिस्काउंट, मतलब 80,000 का गुड्स बिका है, 5% कैश डिस्काउंट अगर पेमेंट मेड विद इन 15 दिन। तो 15 दिन भाई 25 जनवरी से गिन लो 15 दिन, मतलब 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फरवरी के पैसे पहले पैसा मिल गया तो डिस्काउंट देंगे 5% का। शी पेड 1/4 ऑफ द अमाउंट बाय 5 फरवरी, तो 5 फरवरी मतलब इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा, 9 के पहले है। और 60% ऑफ द रिमाइंडर ऑन 15 फरवरी, इसमें नहीं मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा पर इस पे मिल जाएगा। तो चलो पहले नॉर्मल सेल्स की एंट्री कर लेते हैं। गरिमा अकाउंट डेबिट टू सेल्स। देखो बच्चों, पहली एंट्री हो जाएगी गरिमा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने की? 80,000, 80,000। फिर वो पेमेंट कर रही है मेरे को, कितना अमाउंट पेमेंट कर रही है? 1/4 अमाउंट पे कर रही है, तो कैश अकाउंट डेबिट, मैं डिस्काउंट भी दूंगा, एलिजिबल है डिस्काउंट के लिए, 15 दिन के अंदर पेमेंट हो रहा है, टू गरिमा। तो 1/4 अमाउंट कितना हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा, 80,000 का 1/4। अब इस पे मैं इसको डिस्काउंट दे रहा हूं, कितने कैश डिस्काउंट दे रहा हूं? 5% का, तो 20,000 का 5% निकाल लो, 1,000 रुपए, 19,000 रुपए रिसीव हो गया। और एक ट्रांजेक्शन है जिसमें कैश रिसीव्ड हो रहा है गरिमा से, बट ये वाला जो ट्रांजेक्शन है ना, ये हो रहा है कितने तारीख को? 15 फरवरी को। 9 फरवरी के बाद डिस्काउंट वाला सीन नहीं है, ठीक है, लिखा हुआ है 15 दिन मैक्सिमम, तो 9 फरवरी के बाद तो नहीं मिलेगा, तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा, हमें कैश की एंट्री पास कर दो। तो कैश अकाउंट डेबिट टू गरिमा, 60% ऑफ द रिमाइंडर रिसीव्ड। तो रिमाइंडर कितना रिमाइंडर है ये बताओ पहले। 80,000 रुपए की सेल्स हुई, देखो ध्यान से देखो, 80,000 रुपए की सेल्स हुई, 20,000 रुपए सेटल हो चुका है, इसका मतलब 60,000 बचा हुआ है, 60,000 इज द रिमाइंडर, 60,000 बचा हुआ है, 60,000 इज द रिमाइंडर। बोल रहा है रिमाइंडर का 60% रिसीव हो गया, तो रिमाइंडर कितना है? 60,000 है, इसका 60%, दैट्स इट। क्लियर हो गई बात? बोलो बच्चों, क्लियर हो गई बात? 15 दिन के अंदर पेमेंट हो रहा था तो डिस्काउंट देना था, ये वाला पेमेंट स्टैम्प 15 दिन के अंदर आया पर ये 15 दिन के बाहर है, तो इस पे कोई डिस्काउंट नहीं, इस पे हम लोग दे देंगे 5% का डिस्काउंट, दैट्स इट। तो ये क्वेश्चन हो गया, इसको नोट डाउन कर लो पास। चलो बेटा जी, अब ये वाला ट्रांजेक्शन को भैया एक बार आप ग्राफिकल मेथड में समझा सकते हो? बिल्कुल समझा सकते हैं। आपको दिया हुआ लिस्ट प्राइस 1 लाख का, इसमें माइनस करना है 20% ट्रेड डिस्काउंट, 20,000, तो आपकी जो सेल्स की वैल्यू हो गई वो हो गई 80,000। अब ये जो तारीख थी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, 25 तारीख थी, 25 जनवरी को ये कार्यक्रम हुआ, 25 जनवरी को ये कार्यक्रम हुआ कि सेल्स हो गया 80,000 का। अब इसके बाद ये 80,000 की जो सेल्स है, इसके दो हिस्से हो गए। पहला हिस्सा चला गया कितने तारीख को? 5 फरवरी को और 15 फरवरी को। तो फरवरी 5 को क्या हुआ? वन फोर्थ पेमेंट रिसीव हुई ना, हाँ 1/4 पेमेंट रिसीव हो गई, 80,000 का 1/4 पेमेंट रिसीव, इस पे माइनस होगा कैश डिस्काउंट 5% का, जो कि 1,000 रुपए आएगा, तो 19,000 रुपए कैश रिसीव्ड हो गया फरवरी 5 को। फिर फरवरी 15 को, फरवरी, अब अमाउंट कितना बचा हुआ? ये 20,000 यहां आ गया, तो 60,000 यहां चले गया, 80,000 था, इसमें से 20,000 यहां आ गया, ये देखो 20,000, तो 60,000 यहां चले गया। अब ये 60,000 का फरवरी 15 को क्या हुआ? रिमाइंडर जो था उसका 60% रिसीव हो गया,
तो 36,000 रिसीव्ड। तो इसके बाद भी स्टिल रिमाइंडर बचा होगा 60 माइनस 36 24,000। तो ये ओवरऑल ट्रांजेक्शन मेरा हुआ, पर इसकी कंबाइंड एंट्री पास नहीं होगी। क्यों नहीं पास होगी इसकी कंबाइंड एंट्री? बिकॉज द ट्रांजेक्शंस आर ऑन वेरियस डिफरेंट डेट्स, so that's why this is on 25th of January, this is on 5th of February, and this is 15th of February. So because date are not common, because date are different, so we are going to pass separate entries for this transaction. Sales के लिए different entry, फिर cash receipt के लिए different entry, फिर इसके लिए different entry। 24,000 अमाउंट जो बच जाएगा उसके लिए क्वेश्चन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, मतलब वो मेरा डेटर बन के पड़ा रहेगा कहीं पर बुक्स में। ठीक है, हमको कोई एंट्री पास नहीं करनी है, डेटर बन के बुक में पड़ा हुआ है। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 12, जर्नलाइज करो फॉलोइंग ट्रांजेक्शन बुक्स ऑफ दीक्षित एंड सन्स। सोल्ड गुड्स टू दिलीप ऑफ द लिस्ट प्राइस 62,000 फॉर 60,000। तो बोल रहा है 62,000 के लिस्ट प्राइस के गुड्स को 60,000 पे सेल कर रहे हैं। तो बेसिकली ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पर परसेंटेज में नहीं दिया, डायरेक्ट ही दिया हुआ है। सिंपल, दिलीप अकाउंट डेबिट टू सेल्स। नेक्स्ट, परचेज गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख फ्रॉम हरी एंड कंपनी, पेड 75% इमीडिएटली बाय चेक टू अवेल 4% डिस्काउंट। मैंने गुड्स परचेज कर लिया और 75% इमीडिएट पेमेंट कर दी। परचेजेस अकाउंट डेबिट। ओके, परचेजेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट टू हरी। परचेज कितने का हुआ? 2 लाख का गुड्स परचेज हुआ, ट्रेड डिस्काउंट कुछ नहीं है ना, ट्रेड डिस्काउंट नहीं है इस क्वेश्चन में। अब यहां पर बोल रहा है 75% अमाउंट इमीडिएटली पे कर दिया, तो 2 लाख का 75% निकाल लो, 1.5 लाख। 1.5 लाख मैंने इमीडिएट पेमेंट किया है, बट इस 1.5 लाख में मेरे को 4% का कैश डिस्काउंट मिला है, तो 1.5 लाख का 4% निकाल लो, ये आ जाएगा 6,000। 6,000 का डिस्काउंट मिला है, मतलब एक्चुअल मैंने पेमेंट कितने की होगी? मैंने एक्चुअल पेमेंट की होगी 1,44,000 की। 1.5 लाख मैंने इमीडिएट पेमेंट किया, जिसमें से 6,000 का मेरे को डिस्काउंट मिल गया, तो 1,44,000 मैंने कैश पेमेंट किया होगा। बचा हुआ क्रेडिट ट्रांजेक्शन है 50,000। क्लियर हो गई बात? कुछ ऐसा था ये क्वेश्चन कि 2 लाख का ट्रांजेक्शन था, जिसमें से 1.5 लाख का इमीडिएट पेमेंट था, 50,000 का क्रेडिट ट्रांजेक्शन था। क्रेडिट ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन, इस पे मेरे को कितने का कैश डिस्काउंट मिल गया? 6,000 का, तो 1,44,000 का मैंने पेमेंट कर दिया। पिछले से भी इजी क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया हुआ है, तो ये पिछले क्वेश्चन से भी ज्यादा इजी क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, सोल्ड गुड्स टू विशाल ट्रेडर्स कॉस्टिंग 40,000, 25% प्रॉफिट, अलाउइंग 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट, 10% टीडीए, 10% सीडीए, 80% अमाउंट इमीडिएटली रिसीव हो रहा है। तो समझना इस बात को ध्यान से, कॉस्टिंग 40,000 का गुड्स 25% प्रॉफिट पे। तो मेरे को एक बात बताओ, कॉस्ट कितनी है? 40,000 की कॉस्ट है, ठीक है, अंदर का मामला है, 40,000 की कॉस्ट है। अब इसमें 25% पहले प्रॉफिट ऐड करेंगे, तो 25% निकालो 40,000 का, 10,000 ही आएगा। हाँ 10,000। तो अब मेरे को बताओ सेल प्राइस कितनी हो गई? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, 40,000 की कॉस्ट थी, इसमें प्रॉफिट मिला दो, तो 50,000 की हो गई सेल्स प्राइस। 50,000 की क्या हो गई? सेल्स प्राइस हो गई। अब इस पे 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाएगा, ₹5,000 ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। और अब कितना आ जाएगा नेट वैल्यू? सेल्स वैल्यू 45,000 आ जाएगी। सेल प्राइस इतना था, पर नेट सेल्स वैल्यू इतनी आ गई 45,000, ठीक है। अब बोल रहा है 80% अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, तो कैश कितना है 45,000 का 80%, 36,000। अब इस पे कैश डिस्काउंट माइनस हुआ है, लेस कर दो कैश डिस्काउंट 10% का, तो कैश सेल है कि परचेज है? ये सेल है। कैश रिसीव्ड कितना हो जाएगा?
32,400। आई क्या बात समझ में? फटाफट से बता दो। इस क्वेश्चन में एक एडिशनल कार्यक्रम हो गया। क्या एक एडिशनल कार्यक्रम हो गया? प्रॉफिट ऐड कर दिए, बस बात खत्म। खत्म बेटे खत्म। तो यहां पर ये लिस्ट प्राइस था, ये लिस्ट प्राइस था। सेल प्राइस को तुम लिस्ट प्राइस भी बोल सकते हो अपनी भाषा में, जो मैं उनको दिखाऊंगा कि भाई इतना प्राइस है भाई। ठीक है, ओके। जर्नल एंट्री क्या होगी? इसको बेचे हैं, सोल्ड गुड्स टू विशाल ट्रेडर्स। विशाल ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट। सेल्स कितने की है? 45,000 की। कैश रिसीव हुआ 32,400 का, 3,600 का डिस्काउंट है। और विशाल ट्रेडर्स 45,000 का 20% निकाल दो, बैलेंसिंग फिगर ही है 9,000। ओके, क्लियर? क्लियर एवरीवन? ठीक है, 40,000 के कॉस्ट था, उसमें 25% प्रॉफिट ऐड कर दिया तो 50,000 हो गया लिस्ट प्राइस। अब उसके बाद से सब सेम, उसके बाद से सब सेम जैसे करते थे। ये वाला क्वेश्चन जैसे सॉल्व किए ना, ये वाला क्वेश्चन वैसे सेम टू सेम इसको सॉल्व करना है। 50,000 को लिस्ट प्राइस ले लो और सॉल्व कर दो, बस बात खत्म। ये तुम लोगों का कैलकुलेशन पोर्शन को भी इंप्रूव कर रहा है, जर्नल एंट्री पोर्शन को भी इंप्रूव कर रहा है, दोनों चीज को, कि कैसे घुमा घुमा के भी जितना भी क्वेश्चन आ जाए तुम लोग उसको हिट कर ही लोगे। ये दोनों चीजों से टू फोल्ड तुम लोगों को ये प्रोवाइड कर रहा है। सोल्ड गुड्स टू ब्रिज कॉस्टिंग 50,000, 40% प्रॉफिट, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट। ब्रिज पे कर रहा है फुल अमाउंट बाय चेक और कैश डिस्काउंट हो गया। फुल अमाउंट पे कर रहा है ब्रिज। ठीक है, तुम लोग बता सकते हो क्या? बता सकते हो? यस, चलो बता दो फिर। सेल्स का अमाउंट, सेल्स का अमाउंट बताओ। सिक्सटी थ्री थाउजेंड। सेल्स का अमाउंट कितना हो गया? 63,000। इसका 5% 3150, तो 59,850 हो गया कैश का अमाउंट। क्लियर? तो एकदम इजी था। 50,000 के गुड्स थे, इसमें प्लस करो 40%, तो 70,000 में दिखाऊंगा लिस्ट प्राइस, दिखाने की कुछ और, खाने की कुछ और। फिर माइनस कर दूंगा 10% का ट्रेड डिस्काउंट, तो 63,000 आ गई मेरी सेल्स की वैल्यू। ठीक है, अब इसमें पूरा कैश मेरे को मिल जा रहा है, तो इसमें 5% डिस्काउंट लगा दो, 3150, बचा हुआ कैश मिल जाएगा मेरे को। इसको नोट कर लो। बच्चे बोल रहे भैया पिछले ही नोट नहीं किया हम लोग। ठीक है, इसको भी नोट कर लो। चलो बेटा जी, चलो बेटा जी। ओके भैया, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, है ना क्या बोल रहा है? पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट। मेरे को एक बात बताओ, मैं कैश डिपॉजिट कर दिया बैंक में अपना अकाउंट खुलवाने के लिए, तो क्या बैंक के पास पैसा आ गया? हाँ भैया। और क्या मेरे पास से पैसा चले गया? हाँ भैया। तो यहां लिखो बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक को पैसा मिल गया दोस्तों, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर हो गई बात? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बहुत से बच्चे ऐसे सोचते हैं बैंक इज अ रियल अकाउंट, बट नो, बैंक रियल अकाउंट का नेचर शो करता है। बैंक पे पैसा पड़ा है, वो मेरा एसेट है, मेरी संपत्ति है, बट देन ऑल्सो बैंक इज रिगार्डेड एज पर्सनल अकाउंट बिकॉज बैंक इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, एज वी ऑल नो, है ना? बैंक इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, हाँ भाई, मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग में वो एसेट है। ऑफ कोर्स मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग में बैंक इज गोइंग टू रिकॉग्नाइज एसेट। मेरे को बताओ क्या ये एंट्री ये सही है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए। फिर बोल रहे हैं गुड्स सोल्ड फॉर 50,000 एंड द अमाउंट वाज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक।
बोल रहा है मैंने गुड सेल कर दिए और जो पैसा है उसको मैंने बैंक में डाल दिया, ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कैश की जगह बैंक आ जाएगा टू सेल्स। जैसे मेरे को कैश मिलता है वैसे मेरे को बैंक मिल जाएगा। अच्छा ये बात याद रखना, कहीं भी चेक वेक लिखा रहेगा तो उसको बैंक रिकॉग्नाइज करोगे तुम ट्रांजेक्शन को। अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाल लिए तो कैश आ गया मेरे पास, कैश अकाउंट डेबिट। कहां से आया, बैंक से आया ना, टू बैंक। गुड सोल्ड फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में पैसा डिपॉजिट कर दिया गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, चेक से पेमेंट हुई ना, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हम लोग कैश से कर रहे थे तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश कर रहे थे, कैश जा रहा था बैंक जा रहा है, कैश जा रहा था बैंक जा रहा है कैश की जगह। क्लियर हो गई क्या बात? इजी वन, पूरा बैंक का ट्रांजेक्शन था ये, एक को छोड़ के। क्लियर है बच्चों, बोलो आगे बढ़ूं? ओके भैया, चलो देखो। फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ राधिका ट्रेडर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2017। एसेट दिया हुआ है देखो, कैश, कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर जिसमें मोहन, सोहन और दिनेश है डेटर के अंदर में, फर्नीचर, बिल्डिंग, क्रेडिटर एक्स और वाई, इतना दिया हुआ है, ठीक है। और बोल रहे हैं इन अप्रैल 2017 फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस टुक प्लेस। हमको क्या करना है, हमको जर्नल एंट्री पास करनी है, हमको इसकी जर्नल एंट्री पास करनी। तो देखो यहाँ पर एक चीज आई है ओपनिंग एंट्री की, ओपनिंग एंट्रीज की यहाँ पर एक सिचुएशन आया है, ये देखो कि आपको ना सारे बैलेंसेस दिए रहते हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, एसेट बढ़ता है तो क्या होता है, फटाफट से तुम लोग बताओगे। एसेट बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट होता है, और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। तो क्या मैं बोल सकता हूँ बुक्स के अंदर एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा और लाइबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, क्योंकि उनका नेचर ही वही है। तो एसेट इज ऑलवेज गोइंग टू शो डेबिट बैलेंस एंड लाइबिलिटी इज ऑलवेज गोइंग टू शो क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ जितने भी एसेट आपको दिए हुए हैं दुनिया भर के सबको डेबिट कर दो, कैश, कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर। फिर फर्नीचर, बिल्डिंग, ओके, और सारी लाइबिलिटीज को क्रेडिट कर दो टू क्रेडिटर्स। एक ही लाइबिलिटी दी है, 5 6 कितना हो जाएगा, 11,000। ये हो गया 11,000। अब इनका भी टोटल लिखते जाते हैं हम। कैश है 8 7 30, 30,000, 36,000, 5,000, 25,000। Okay, so this is what all the assets are going to be debited, all the liabilities going to be credited. But don't you think guys something missing in this entry? We learned an equation, right? Assets is always going to be equal to capital plus liabilities. So I think in this journal entry, external liabilities are there, but where is my capital? Where is my capital? So yeah, capital is missing here, and the balancing figure is going to be capital here. क्योंकि डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट, तो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज इज गिवन, एसेट्स आर गिवन, बट कैपिटल इज नॉट गिवन, सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द बैलेंसिंग फिगर। 8,000 प्लस 7,000 प्लस 30,000 प्लस 36,000 प्लस 5,000 प्लस 25,000 माइनस 11,000, इट्स 1 लाख। तो ये कैपिटल आ गया 1 लाख का। समझ में? इसको ओपनिंग एंट्रीज बोलते हैं। साल के पहले दिन जो मैं अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज को ओपन करता हूँ तो मैं ये एंट्री पास करता हूँ। क्लियर है सबको? ओके, ठीक है। तो सारे एसेट को डेबिट करना है, लाइबिलिटी को क्रेडिट करना है, बात खत्म। चलो ट्रांजेक्शन नंबर 1 पढ़ो।
बॉट गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 6000 फ्रॉम खन्ना ब्रदर्स लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट 2% कैश डिस्काउंट पेड 40% एट द सेम टाइम। ओके, तो ये एंट्री होमवर्क में है, सेम एंट्री है ये तो। रिसीव्ड द ड्राफ्ट फ्रॉम मोहन इन फुल सेटलमेंट एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। मोहन का है, ये देखो ये रहा मोहन। मोहन कितना रुपए मिलना था मोहन से? 10,000 रुपए मिलना था, कितना रुपए मिल गया है? 9750। तो कितने का डिस्काउंट हो गया? कितने का डिस्काउंट हो गया बताओ? ठीक है, 250 का। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू मोहन। वाई? बिकॉज देयर इज अ ड्राफ्ट रिसीव्ड हियर। ड्राफ्ट रिसीव हुआ है, ड्राफ्ट मतलब होता है डिमांड ड्राफ्ट होता है, वो भी एक बैंक का इंस्ट्रूमेंट होता है। तो वो मेरे को रिसीव हुआ है, तो उसको मैं बैंक में ही डिपॉजिट करूंगा, तो इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू मोहन एंट्री होगी। क्लियर? यस भैया। परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 8000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड हिम बाय चेक। तो मैंने गुड्स परचेज किए हैं 8000 के 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके, और चेक से पेमेंट किए, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा। और 8000 माइनस 20% 6400। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सुरेश, सॉरी टू बैंक, क्योंकि मैंने चेक से पेमेंट कर दी है, और अमाउंट हो जाएगा 6400 रुपए। ओके भैया। नेक्स्ट, सोल गुड्स एंड रिसीव चेक बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। चेक रिसीव हुआ गुड सेल करने से, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। डिपॉजिट द अबव चेक इनटू बैंक, बैंक में तो डिपॉजिट हो ही गया। ओके, अच्छा ये तो वैसे बचपन की बातें, अभी तुम लोगों को इस लेवल पे देखने को नहीं मिलेगी, पर इसका ट्रीटमेंट क्या होता था मैं ये बता देता हूँ तुम लोग को। जब मेरे को चेक रिसीव होता था तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो जाती थी एंट्री, और जब मैं उसको बैंक में डिपॉजिट करता था तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। तो चेक इन हैंड मतलब तुम समझ गए होगे, चेक मेरे हाथ में अभी फिलहाल, तो वो एंट्रीज की हो जाती थी। चलो बेटा जी, हो गया ये। हाँ भैया, फिर सोहन डिपॉजिटेड इन आवर बैंक। सोहन ने हमारे बैंक में डायरेक्टली पैसा डिपॉजिट कर दिया। हु इज सोहन? लेट्स चेक आउट। ये रहा सोहन, ये देखो सोहन मेरा डेटर था, डेटर। ठीक है, तो उसने मेरे को डायरेक्टली बैंक में पैसा दे दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन। बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन, उसने मेरे को डायरेक्टली पैसा दे दिया मेरे बैंक अकाउंट में। ठीक है, पेड इनकम टैक्स बाय चेक। अब एक चीज ध्यान रखना, इनकम टैक्स नहीं, हम कॉर्पोरेट टैक्स पे करते हैं। तो जब इनकम टैक्स की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसका मतलब यहाँ इंडिविजुअल पर्सन की बात हो रही है, और जब इनकम टैक्स बोल रहा है इसका मतलब फिर ये इंडिविजुअल पर्सन कौन है? मालिक है बिजनेस का। तो बिजनेस का मालिक अपना इनकम टैक्स पे कर दिया है ना, तो ये ड्रॉइंग्स है, ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ऑब्वियस है, इनकम टैक्स बैंक से ही पे होता है, तो इसको ड्राइंग्स बोलते हैं ना। ये हमेशा याद रखना, इनकम टैक्स लाइफ इंश्योरेंस ये सब ड्राइंग्स होता है। भाई बिजनेस का क्या लाइफ इंश्योरेंस होता है? लाइफ इंश्योरेंस तो आदमी का होता है ना, तो लाइफ इंश्योरेंस और इनकम टैक्स ये सब ड्राइंग्स होता है। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सोहन सेंड टू बैंक डिस्काउंट अलाउड 200 रुपए। तो एक चेक रिसीव हो गया सोहन से, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट दे दिए 200 का, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सोहन 8000 रुपए। तो 8000 के सेटलमेंट में सोहन से मेरे को 7800 रुपए मिलेगा। ठीक है, ओके। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 2000, फॉर प्राइवेट यूज 4000। ठीक है, तो मैंने बैंक से विड्रॉ कर लिया है अमाउंट 2000 रुपए फॉर ऑफिस यूज एंड 4000 रुपए फॉर प्राइवेट यूज। तो प्राइवेट यूज को क्या बोलते हैं दोस्तों? ड्रॉइंग्स बोलते हैं। तो एक एंट्री तुम्हारी हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट। बिजनेस में कैश आया कितने का? 2000 रुपए का। बिजनेस में 2000 का कैश आया फॉर ऑफिस यूज, और जो पर्सनल यूज के लिए उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स बोलते हैं। 4000 इन टोटल, चाहे वो 2000 बिजनेस में आया हो, चाहे वो 4000 घर गया हो, पूरा 6000 रुपए निकला है बैंक से। तो टू बैंक अकाउंट 6000। 2000 कहां से आ रहा है? कैश, बिजनेस में आ रहा है। 4000 की ड्रॉइंग्स हो रही है, तो 2000 का कैश 4000 की ड्रॉइंग्स दोनों मिला के बैंक से निकल गया 6000 रुपए। ठीक है भैया, क्या हम लोग चेक नहीं लिख सकते? नहीं बेटा, चेक आप तब लिखते हो जब आपको क्वेश्चन स्पेसिफिकली मेंशन करता है कि मेरे को चेक रिसीव हुआ, और फिर अलग से ट्रांजेक्शन लिख के बताएगा कि चेक डिपॉजिट हुआ। तो जब तक आपके चेक हाथ में है, डिपॉजिट नहीं हुआ बैंक में, तब तक हम उसको बोलते हैं चेक इन हैंड। क्या बोलते हैं उसको? चेक इन हैंड बोलते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है जिसमें आपको बोल रहा है
सोल्ड गुड्स 50,000 एंड पेमेंट रिसीव्ड इन चेक। फिर उसके 3-4 ट्रांजेक्शन के बाद लिखा हुआ है द अबव चेक इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। मतलब मान लो 10 तारीख को सेल्स हुई और चेक रिसीव हो गया, पर डिपॉजिट 15 तारीख को कर रहे हो, तो ये 5 दिन क्या बुक में एंट्री पास नहीं करोगे? फटाफट से बताओ, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वायलेट नहीं हो रहा है? 10 तारीख को सेल्स हुई और चेक रिसीव हुआ और 15 तारीख को चेक डिपॉजिट हो रहा है, तो कायदे से बैंक तो अभी डेबिट नहीं हो रहा है। कायदे से अगर तुम देखोगे तो बैंक तो अभी डेबिट नहीं हो रहा है, क्योंकि चेक मेरे हाथ में, बैंक को पैसा दिया ही नहीं हो, तो डेबिट कहां से होगा? ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपको एंट्री पास करके ये दिखाना पड़ेगा कि चेक में डिपॉजिट नहीं किया, मेरे हाथ में है अभी पर चेक, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री होती है पहले। देखो और फिर जब ये चेक तुम डिपॉजिट कर दोगे तब एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। समझ में आई क्या बात? और ये कब होगा? ये एक ही सिचुएशन में होगा जब आपको क्वेश्चन अलग अलग दिया रहेगा, चेक रिसीव्ड अलग दिया रहेगा, चेक डिपॉजिट अलग दिया रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्रांजैक्शन देखो, सोल्ड गुड्स एंड चेक रिसीव्ड और डिपॉजिट द अबव चेक, दोनों अलग अलग दिया हुआ है, तो इस सिचुएशन में यही एंट्री पास होगी। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स 25,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड 25,000, इस सिचुएशन में यही एंट्री पास होगी। क्लियर हो रही है क्या बात आप लोग को? बताओ बच्चों, इज इट क्लियर टू यू ऑल कि कब मेरे को चेक इन हैंड की एंट्री पास करनी होती है? बोलो बच्चों। हाँ, अब भैया अगर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है जिसमें सिर्फ चेक रिसीव्ड लिखा हुआ है, तब क्या करेंगे? तो ये देखो, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सोहन एंड सेंड टू बैंक, क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन। तो जब आपको अलग अलग एंट्री करके ये नहीं बता रहा है, अलग अलग ट्रांजेक्शन करके ये नहीं बता रहा है कि इस दिन चेक रिसीव हो रहा है, इस दिन डिपॉजिट हो रहा है, तो उस दिन मान लेना जिस दिन चेक रिसीव हुआ उसी दिन डिपॉजिट हो गया। ये एजम्पशन है। क्या ये कस्टम बेस्ड एजम्पशन है कि अगर ऐसा कुछ अलग अलग लिख के नहीं बता रहा है तो समझ जाना जिस दिन चेक रिसीव हुआ है उसी दिन डिपॉजिट हो गया है। उसके लिए करना क्या होता है? पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ लेना होता है, जो कि तुमको पढ़ना ही है। एग्जाम में पहले धड़धड़ा के सॉल्व करना चालू मत कर देना। क्या होता है मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, पूरा क्वेश्चन लिखा रहता है, लास्ट में एक लाइन में ना कुछ तो भी उटपटांग बता देता है, कुछ तो भी उटपटांग लास्ट की लाइन में कुछ तो भी गेम खेल देता है। बच्चे क्या करते हैं, एक्साइटेड होकर वहां इतना इजी क्वेश्चन पूरा सॉल्व करते, लास्ट में पढ़ रहते हैं ऑल द ट्रांजेक्शन आर सब्जेक्टेड टू जीएसटी। ओ माय गॉड, हमने तो एंट्री पास कर दी विदाउट जीएसटी, हमारे साथ गेम खेल दिया गया। तो इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है कि लास्ट लाइन में गेम खेलता है। पूरा क्वेश्चन पहले रीड करो, उसके बाद सॉल्व करो। सेंड अ चेक टू एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। एक्स कौन है? देखो, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, एक्स कौन है? ये देखो, ये देखो, एक्स मेरा कौन है? क्रेडिटर है। तो मैंने फुल सेटलमेंट में भेज दिया, तो एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, चेक भेजा हूं, और टू डिस्काउंट 4,900 का चेक भेजा हूं, 100 रुपए का डिस्काउंट हो गया, टोटल अमाउंट हो गया 5,000 रुपए। टोटल अमाउंट कितना हो गया? 5,000 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट, चेक ऑफ सोहन रिटर्न बाय द बैंक एज डिसऑनर। बोल रहा है सोहन का चेक डिसऑनर हो गया। कहां गया सोहन का चेक? ये देखो, सोहन का चेक क्या हो गया है? डिसऑनर हो गया। कितने का चेक था? 7,800 रुपए का चेक डिसऑनर हो गया। सोहन को पकड़ो। अब सोहन का, अब मेरे को एक बात बताओ, तुम लोगों का कैश पेमेंट की वजह से मैंने तुमको कैश डिस्काउंट अलाउ किया था और तुम्हारा नोट फटा निकल गया। मेरे को एक बात बताओ, कैश डिस्काउंट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तुम लोग बताओ। नोट जो तुम लोग दिए मेरे को फटे नोट दे दिए, तो तुमको कैश डिस्काउंट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बोलो। नहीं मिलना चाहिए, ऑफ कोर्स नहीं मिलना चाहिए। तो वैसे यहाँ सोहन मेरे को एक चेक दिया और वो चेक बाउंस हो गया। डिसऑनर का मतलब क्या होता है? बाउंस, बाउंस बाउंस बाउंस, चेक बाउंस हो गया। ठीक है, तो चेक बाउंस हो गया, एक तो भाई पेनाल्टी भी लगाती है, पता है बैंक, चेक बाउंस होने पे पेनाल्टी भी लगाती है, तो बहुत दिक्कत वाली बात होती है। तो इसीलिए सोहन का मैं डिस्काउंट भी रिवर्स कर दूंगा इस ट्रांजेक्शन में। तो सोहन को मैं फिर से, अब मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं सोहन को छोड़ दूंगा? नहीं, सोहन को मैं फिर से डेटर बनाऊंगा अपना। तो लिखो सोहन अकाउंट डेबिट, फिर से इसको 8,000 का डेटर बनाऊंगा, फिर से इसको, ये देखो, ये मैं सिंपल शब्दों में बता रहा हूं, ये जो ट्रांजेक्शन है ना इसको उल्टा कर दो बस। इस ट्रांजेक्शन को क्या कर दो? उल्टा कर दो। सोहन को फिर से डेटर बना दो, सोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक, 7,800 रुपए जो बैंक में जा रहा था वो वापस आ गया, मतलब नहीं गया,
ठीक है, और टू डिस्काउंट, डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा अब आपको। यू आर नॉट अलाउड दिस डिस्काउंट, वाई? बिकॉज यू आर, यू योर चेक इज बाउंस्ड, आप धोखेबाज हैं, ठीक है, इसी वजह से आपको नहीं अलाउ किया जाएगा। तो सोहन अकाउंट डेबिट टू बेस्ट टू डिस्काउंट, सेम एंट्री को आपको रिवर्स कर देना था। पहले आपके एंट्री पास किए थे बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सोहन, सेम एंट्री उल्टी हो गई, सोहन फिर से डेटर बन गया, बैंक में जो पैसे डले थे 7,800 रुपए वापस आ गए, और डिस्काउंट जो मैंने डेबिट करके एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया था उसको मैंने वापस एक्सपेंस को। अब देखो मैं तुम लोग को बोला था ना, एकदम रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में आपको आपके एक्सपेंस कम होंगे। मेरे को एक बात बताओ, डिस्काउंट मेरा एक्सपेंस था ना, डिस्काउंट जो मैं सोहन को दिया था वो मेरा एक्सपेंस था कि नहीं था? था। ये देखो यहाँ पर कम हो गया, यहाँ पर कम हो गया तो क्रेडिट हो गया। डिस्काउंट एक्सपेंसेस जब बढ़ते हैं तो डेबिट, जब कम होते हैं तो क्रेडिट, तो यहाँ पर मेरा एक्सपेंस कम हो गया इसलिए क्रेडिट हो गया। मैं आपको बताया था, वैसे भी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में ऐसा देखने को आपको मिल ही जाएगा। चलो भैया, दिनेश हमारे भैया इंसॉल्वेंट हो गए हैं। इंसॉल्वेंट मतलब द पर्सन हु इज नॉट एबल टू पे हिज डेट्स इज इंसॉल्वेंट पर्सन, एंड अ पेमेंट ऑफ 60 पैसे इज इन अ रूपी रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट बाय चेक। और बोल रहा है पेमेंट रिसीव हो रहा है 60 पैसे इन अ रूपी फ्रॉम हिज एस्टेट। तो दिनेश भैया कहाँ है, पहले ढूंढो। ये रहे दिनेश भैया हमारे, कहाँ गए थे आप, इतने दिन से दिख ही नहीं रहे थे। भाई इंसॉल्वेंट हो गया हो भाई। अच्छा, तो कितना रुपए दोगे? 60 पैसे इन रूपी देंगे। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं बताओ? 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं भैया। तो दिनेश बोल रहा है हर 1 रुपए में मैं आपको 60 पैसे दूंगा। तो क्या दिनेश बोल रहा है 60 पैसे दूंगा हर 100 पैसे के बदले? मतलब जो 100 पैसे मैं आपको देने वाला था उसमें 100 नहीं दूंगा, 60 दूंगा। 60 पैसे इन आ रूपी। मेरे को एक बात बताओ, ये 60% टाइप नहीं दिख रहा है? ये जो मैं लिखा हूं यहाँ पर, ये 60% टाइप नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो एक बात याद रखना, अभी से याद रख लो, थंब रूल है, जब भी आपको 60 पैसे इन रूपी, 50 पैसे इन रूपी, 25 पैसे इन रूपी ऐसे लिखा रहेगा, इंस्टॉलमेंट वाले केस में लिखा ही रहता है, मान लेना सीधा वो परसेंटेज है, 60%, 50%, 25%। क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं और वो 60 पैसे दे रहा है, तो 60/100, तो 60%, एज सिंपल एज दैट। तो दिनेश भैया 14,000 रुपए ड्यू था आपका, तो आप कितना रुपए दे रहे हो? हम आपको 60 पैसे इन रूपी दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट 14,000 का 60% टू दिनेश अकाउंट, दिनेश भैया का अकाउंट क्लोज कर दो। 14,000 रुपए ओपी। पर भैया डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं आ रहा है यहाँ पर, कुछ तो भी डिफरेंस आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 5,600 का। तो ये 5,600 क्या है? क्या ये 5,600 मेरा लॉस है? बताओ बच्चों। 14,000 रुपए मेरे को दिनेश भैया से मिलने थे, दिनेश भैया दोनों हाथ खड़े करके बोले 8,400 रुपए है, लेना है तो लो। तो मैं बोला ठीक है भाई दे दो, क्या कर सकते हैं, है ना, कुछ नहीं से कुछ तो बेटर ही है। तो 8,400 रुपए मेरे को मिल गए, दिनेश भैया का अकाउंट क्लोज हो गया, क्योंकि इसके बाद कोई चांसेस नहीं है कि दिनेश भैया पैसा देंगे, क्योंकि वो भैया इंसॉल्वेंट हो चुके हैं। तो अब ये 5,600 रुपए तो मेरा लॉस हो गया, मिल ही नहीं सकता अब कभी। अब मेरे को एक बात बताओ, दिनेश भैया मेरे डेटर थे, दिनेश भैया कौन थे? मेरे डेटर थे। तो क्या दिनेश भैया अब मेरे ऐसे डेटर बन गए जो पैसे नहीं देने वाले हैं? हाँ, यस भैया, ये दिनेश भैया अब मेरे ऐसे डेटर बन गए जो मुझे पैसा नहीं देने वाले। और ऐसे डेटर्स का अकाउंटिंग की भाषा में एक नाम रखा गया है, और वो नाम है बैड डेट्स, बुरे डेटर्स जो पैसा नहीं देते। तो यहां पर ये हो जाएगा बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। मतलब 5,600 रुपए अब मेरे को रिसीवेबल नहीं है, ये मेरे बुरे डेटर हो गए। दिनेश भैया मेरे बुरे डेटर हो गए 5,600 रुपए के लिए। 8,400 रुपए तो दे दिए, और 5,600 रुपए के लिए वो क्या हो गए? मेरे बुरे डेटर बन गए। दैट इज बैड डेट्स। क्लियर हुआ आप लोग को? बताओ बच्चों। ओके, बैंक अलाउड इंटरेस्ट, पेड रेंट बाय चेक, पेड फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंस बाय चेक। तो बैंक ने मेरे को इंटरेस्ट दे दिया, इंटरेस्ट मेरी इनकम होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। मुझे ये बताओ तुम लोग बच्चों, ये दोनों वर्ड से तुम लोग क्या समझते हो? बैंक अलाउड और बैंक चार्ज, ये दोनों शब्दों से आप क्या समझते हो?
बताओ, बैंक अलाउड और बैंक चार्ज। अलाउड मतलब भैया रिसीव होता है, और चार्ज मतलब भैया हमको देना पड़ता है बैंक को। वेरी गुड। तो बैंक अलाउड का मतलब होता है बैंक पेइंग टू अस, और चार्ज मतलब होता है बैंक वी आर पेइंग टू बैंक। तो बैंक जो पैसा हमारा रखे हुए रहती है उस पे वो हम लोग को इंटरेस्ट देती है, उसी को इंटरेस्ट अलाउड बोलते हैं। ठीक है। और बैंक चार्ज का मतलब होता है कि बैंक मेरे से पैसा चार्ज कर रही है, बिकॉज बैंक मेरे को डेबिट कार्ड फैसिलिटी दे रही है, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी दे रही है, दुनिया जहान फैसिलिटी दे रही है, उसके लिए जो पैसा चार्ज करती है वो होता है बैंक चार्जेस। तो यहाँ बैंक इंटरेस्ट लिखा हुआ है, तो ये मेरी इनकम है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। ओके भैया। इसके बाद पेड रेंट बाय चेक, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1500 और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। जहां जहां चेक लिखा रहेगा वहां वहां बैंक आता है। 500 और 500। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? बैंक इंटरेस्ट अलाउड मतलब बैंक से पैसा मिल रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। रेंट एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एंड दैट्स इट, दिस क्वेश्चन इज एंडेड अप। क्लियर है सबको? यस भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करोगे, स्टार्टिंग पॉइंट सेम पिछले टाइप का क्वेश्चन ही है, तो इसको आप लोग स्टार्ट करो। चलो बेटा जी, अब मैं बता रहा हूं तुम लोग को, देखो। बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग वाज द पोजीशन ऑफ हरीश एंड कंपनी ऑन 1 अप्रैल 2017। कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट, कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट। ठीक है। अब इसमें डेटर के अंदर दो लोग हैं, राम और ये श्याम। ठीक है। क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट। तो मेरे को ये बता दो कि कैपिटल कितना आएगा, बैलेंसिंग फिगर, बस इतना ही बता दो। कैपिटल कितना आएगा बैलेंसिंग फिगर? 95,800। ओके, 95,800 इज गोइंग टू बी कैपिटल। ओके। फिर अप्रैल 2 का ट्रांजेक्शन देखो, रिसीव्ड हो रहा है चेक फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। तो चेक रिसीव हो रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 8,000। राम का बैलेंस कितना है? 8,000 का बैलेंस है। ठीक है। मैं ऐसे ही ओरली बोलते जा रहा हूं ना, यू आर गोइंग टू चेक योर आंसर्स। डिपॉजिट द अबव चेक इनटू बैंक। अब इस ये ट्रांजेक्शन पढ़ के मेरे को ये पता चला, यहां मेरे को बैंक नहीं लिखना था, यहां मेरे को क्या लिखना था? चेक इन हैंड लिखना था। क्या लिखना था? चेक इन हैंड लिखना था, ताकि मैं यहां पर इसको बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड कर सकूं। ठीक है। ऐसा टाइप का ट्रांजेक्शन में आपको चेक इन हैंड का यूज करना है। गुड्स परचेस फॉर 20,000 है, 20% रेट डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट, पेमेंट मेड बाय चेक इमीडिएटली। तो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक टू डिस्काउंट हो जाएगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट। रिसीव अ चेक फ्रॉम श्याम फॉर 3860। ठीक है। एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम 140, चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डेट। तो बोल रहा है चेक रिसीव हुआ है 3860 का, तो ये हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट 3860, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 140 टू श्याम। टोटल बताओ कितना आ रहा है? ये हो जाएगा 3,000, 4,000 हो जाएगा, 4,000। ठीक है। क्लियर हो गई बात? अब तुम लोग बोलोगे भैया ये यहां पर आप क्यों नहीं अलग अलग लिखे? क्योंकि रिसीव्ड चेक था, फिर चेक डिपॉजिट अलग अलग लिखा हुआ था। मैं बोला डेट पढ़ लो, ऑन द सेम डेट। तो सोचो तुम लोग अकाउंटेंट हो, तुम लोग एक ही दिन एक ही ट्रांजेक्शन के दो दो एंट्री पास करोगे? तुम लोग एफिशिएंट अकाउंटेंट हो? नो, दिस इज नॉट एफिशिएंसी। ओके, सो दैट्स व्हाई व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज जस्ट वी आर गोइंग टू पास अ सिंगल एंट्री रिप्रेजेंटिंग बैंक अकाउंट। कैश पेड टू अनिल आफ्टर डिडक्टिंग 2% डिस्काउंट। अनिल कहां है? ये रहा अनिल, ये है, इसको कैश पेमेंट कर दो, अनिल अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। ओल्ड फर्नीचर सोल्ड हो गया 800 रुपए में। मेरे को एक बात बताओ, इसकी एंट्री क्या होगी? फर्नीचर आ रहा था तो डेबिट हुआ था क्या? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, फटाफट से बताओ। फर्नीचर जब आ रहा था तो क्या डेबिट हुआ था? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। जब जा रहा है तो क्या एंट्री हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। एक चीज ध्यान में रखना, जिस चीज का तुम प्राइमरी बिजनेस करते हो, फॉर एग्जांपल आप फर्नीचर वाले हो, तब आपके लिए ये परचेज और सेल ही होगा।
उस सिचुएशन में आपके लिए फर्नीचर परचेज और सेल ही होगा, क्योंकि आपका बिजनेस ही वही है, आपका बिजनेस ही वही है। पर अगर आप एसी खरीद के ला रहे हो तो क्या एंट्री पास करोगे? एसी, एयर कंडीशनर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट एज द केस में भी। तो एक बात ध्यान, किराने वाले भैया फ्रिज खरीद के ला रहे हैं, अब देखो इस चीज का डिफरेंस समझो। अगर किराने वाले भैया फर्नीचर परचेस करके आ रहे तो क्या एंट्री पास करेंगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अगर फर्नीचर वाले भैया फर्नीचर परचेस करके आ रहे तो क्या एंट्री पास करेंगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। इस चीज का डिफरेंस समझो तुम लोग, कि जो तुम्हारा प्राइमरी बिजनेस है, अगर तुम उस बिजनेस का धंधे का सामान परचेस करके आ रहे हो तो तुम परचेज अकाउंट डेबिट लिखोगे, और अगर उसी सामान को बेच रहे हो तो सेल्स लिखोगे। ठीक है, तो तुम्हारे प्राइमरी बिजनेस का जो गुड्स है, इसको तुम परचेस या सेल से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, जब खरीद के ला रहे हो परचेस, बेच रहे हो तब सेल्स। तो फर्नीचर वाले भैया जिनका फर्नीचर का ही प्राइमरी बिजनेस है, अगर वो फर्नीचर परचेस करके आ रहे हैं वो लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट, और अगर वो बेच रहे हैं तो वो सेल्स अकाउंट लिखेंगे। और अगर किराने वाले भैया या और कोई एनी अदर भैया, डेयरी वाले भैया, ठीक है, फर्नीचर परचेस करके ला रहे हैं, तब वो अपनी बुक्स में लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट। वाई? बिकॉज उन लोगों के लिए वो एसेट है, पर फर्नीचर वाले बिजनेस, जो फर्नीचर का बिजनेस कर रहा है, उसके लिए वो क्या है? गुड्स है या फिर स्टॉक है। आप जब बिजनेस ही उसी चीज का कर रहे हो तो वो सेम चीज आपके लिए स्टॉक या गुड्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, पर अगर आप वो चीज का बिजनेस नहीं कर रहे हो तब फिर वो आपका एसेट है जो आप अपने बिजनेस में यूज करने वाले हो। सिंपल शब्दों में, अगर आप कोई ऐसी चीज परचेस करके ला रहे हो जो आप बेचने के पर्पज से परचेस करके ला रहे हो तो आप उसको गुड्स बोलते हो। और अगर आप कोई ऐसी चीज परचेस करके ला रहे हो जिसको आप अपने बिजनेस में यूज करने के लिए ला रहे हो, फर्नीचर, एसी, टीवी, अपने कस्टमर्स का एंटरटेनमेंट के लिए, तो वो आपके क्या होते हैं? एसेट होते हैं। तो हमेशा याद रखना, एसेट को कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोग नाम से लिखते हैं, नाम से। फर्नीचर लाए तो फर्नीचर का नाम दे दो, मशीनरी लाए मशीनरी बोलो, आप बिल्डिंग लाए बिल्डिंग बोलो, लैंड लेके आए लैंड बोलो उसको, प्लांट लेके आए प्लांट बोलो उसको। तो एसेट का कभी भी नाम से पुकारते हैं। एसेट को किससे पुकारते हैं? नाम से पुकारते हैं। जबकि अपने गुड्स को किससे पुकारते हैं? परचेज से या सेल से। ये चीज हमेशा याद रखना। क्लियर है आपको? बोलो बच्चों, क्लियर है एवरीवन? यस भैया। चलो, तो इसलिए यहां पर मैंने फर्नीचर को नाम से लिखा है। तुम लोग बोलोगे भैया टू सेल्स नहीं लिखोगे? अरे भाई, इसका फर्नीचर का बिजनेस नहीं है, इसका फर्नीचर का बिजनेस नहीं है, तो ये फर्नीचर को एसेट मान के उसके नाम से ही लिखेगा। ओके। सोल्ड गुड्स टू शिव प्रसाद ऑफ द लिस्ट प्राइस 10,000 15% ट्रेड डिस्काउंट। शिव प्रसाद अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, शिव प्रसाद रिटर्न कर रहे हैं गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 1,000 रुपए, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू शिव प्रसाद। पेड फॉर फर्नीचर रिपेयर्स टू बहादुर सिंह 100 रुपए, तो भाई क्या एंट्री होगी? फटाफट से बताओ। रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, रिपेयरिंग का पैसा दियो ना, टू कैश 100 रुपए, 100 रुपए पेड फॉर रिपेयर्स, तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रिपेयर्स इज एन एक्सपेंस फॉर मी। Received a check from Shiv Prasad after deducting 4% cash discount. Check was deposited into bank. तो शिव प्रसाद का जो भी ड्यू अमाउंट आएगा उस पर 4% कैश डिस्काउंट माइनस करके वो मेरे को एक चेक पकड़ा देगा हाथ में। बैंक चार्ज कर रही 50 रुपए, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, यही बता रहा था तुम लोग पिछले क्वेश्चन में, टू बैंक अकाउंट 50 रुपए, 50 रुपए, बैंक चार्जेस कट गए मेरे 50 रुपए के। ठीक है, तो बैंक चार्जेस मेरा एक्सपेंस है, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रिसीव्ड हो गया कमीशन 200 रुपए का, बैंक अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। जब कुछ नहीं मेंशन करता, मान लो कैश में मिला है 200, तो 200 कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। क्लियर है एवरीवन? बोलो। यस भैया। ओके, चलो इसको नोट कर लो। चलो बच्चा पार्टी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 16। बोल रहा जनरल एंट्री पास करो फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। डेप्रीसिएशन फर्नीचर पे 500 रुपए, मशीनरी पे 2,000। व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रीसिएशन भैया? ये तो आप बताए नहीं हो कभी। डेप्रीसिएशन का मतलब सुनना क्या होता है? डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग की भाषा में ऐसी चीज को बोलते हैं, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। किसको बोलते हैं डेप्रीसिएशन? यहां पर लिख लो, डेप्रीसिएशन किसको बोलते हैं? रिडक्शन इन द
वैल्यू ऑफ एसेट्स, इसके ऊपर वैसे डेडिकेटेड चैप्टर भी है तुम्हारे सिलेबस में। तो जब एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, कम होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। नॉर्मल वियर एंड टियर यूज करने से धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होती जाती है। ऑब्सोलेंस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से। मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग जो फोन खरीद के लाए 2 महीने बाद और एडवांस फोन आ जाएंगे, तो तुम्हारे फोन की वैसे भी बुक वैल्यू कितनी भी दिख रही हो, तुम्हारे फोन की वैल्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण कम हो गई। तुम बोलोगे मेरा फोन ले लो 15,000 में, 20,000 में लिया था मैं, 1 महीने बाद कोई नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? 1 महीने बाद तुम्हारे से भी अच्छे फोन आ गए मार्केट में, तो तुम्हारे फोन की टेक्नोलॉजिकल वैल्यू भी कम हो गई। तो इसको बोलते हैं ऑब्सोलेंस। क्या बोलते हैं इसको? ऑब्सोलेंस हो जाना। तो या तो नॉर्मली यूज करने की वजह से वैल्यू कम हो जाती है, या तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से वैल्यू कम हो जाती है, और या तो कोई एक्सीडेंट हो जाए, तुम्हारा फोन तुम्हारे हाथ से गिर के स्क्रीन टूट जाए, उसकी वैल्यू कम हो गई। हुई कि नहीं हुई बताओ? रिडक्शन हुई कि नहीं वैल्यू ऑफ एसेट? बोलो यस। तो इसी को बोलते हैं डेप्रीसिएशन। क्या बोलते हैं इसको? डेप्रीसिएशन बोलते हैं। तो यहां पर देखो बोल रहा है डेप्रीसिएशन चार्ज करना है फर्नीचर मशीनरी में। इसका मतलब फर्नीचर और मशीनरी की वैल्यू कम हो गई। इसका मतलब क्या है? फर्नीचर और मशीनरी की वैल्यू कम हो गई। तो एसेट बढ़ती है तो डेबिट, कम होती है तो क्रेडिट होती है। तो लिखो टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई, टू मशीनरी अकाउंट, मशीनरी की वैल्यू कम हो गई। और डेबिट क्या होगा? डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन इज माई लॉस, एक्सपेंस। लॉस नहीं, डेप्रीसिएशन मेरा एक्सपेंस है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। 500 रुपए का फर्नीचर कम हो गया, 2,000 रुपए का मशीनरी कम हो गया, 2,500 रुपए का डेप्रीसिएशन चार्ज हो गया। क्लियर है आपको ये एंट्री? डेप्रीसिएशन मेरा एक्सपेंस है और फर्नीचर और मशीनरी मेरे एसेट है। एसेट की वैल्यू कम हुई, क्रेडिट, एक्सपेंस बढ़ा, डेबिट। बोल रहा है रिसीव्ड कैश 1,000 रुपए फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। पिछले साल मेरा बैड डेट्स हो गया था, इस साल वो बंदा आके बोला भैया 1,000 रुपए ले लो मेरे से, तो मेरा फायदा हो गया। कैश अकाउंट डेबिट, 1,000 रुपए मिल गया मेरे को। टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, मेरा बैड डेट्स रिकवर हो गया। इनकम हो गई, इनकम क्रेडिट हो गई, इनकम। बैड डेट्स रिकवर्ड मेरी इनकम है, क्रेडिट हो गई। कैश मेरा एसेट है, एसेट बढ़ा तो डेबिट, इनकम बढ़ा तो क्रेडिट। नोट करो इसको। ठीक है बच्चा बाटी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अजय सिंह डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट। बैंकरप्ट मतलब इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया बंदा, बोला पैसे नहीं दे पाऊंगा भैया, इंसॉल्वेंट हम डिक्लेयर हो चुके हैं। तो बोल रहा है ही ओड 2500 टू अस, 2500 रुपए उधारी था बंदे का। नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। बोल रहा है 1 रुपए नहीं मिला मेरे को उससे, अजय सिंह से मेरे को 1 रुपए नहीं मिला। बैंकरप्ट हो गया बंदा, इंसॉल्वेंट, 1 रुपए भी नहीं दे पाया। पिछला वाला तो फिर भी 60 पैसे ही ना रुपये दे रहा था। तो मुझे एक बात बताओ, ये 1 भी रुपए नहीं दे पाया, तो क्या ये मेरे बुरे डेटर्स में आ गया? फटाफट से बताओ, क्या अजय सिंह इज नाउ माई बुरा डेटर? यस भैया। तो क्या हो जाएगी एंट्री? बुरा डेटर अकाउंट डेबिट टू अजय सिंह अकाउंट। ठीक है, अगर पैसा देता तो कैश अकाउंट डेबिट टू अजय सिंह हो जाता, और पैसा नहीं दे रहा है तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू अजय सिंह हो गया, कैश की जगह बैड डेट हो गया। 20,000 वेजेस, 4,000 फॉर सैलरी आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग काम किए हो, वैसा वाला आउटस्टैंडिंग नहीं। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है कि ड्यू हो गई है, काम करवा लियो, पैसे नहीं दिया हो अभी तक। ड्यू हो गया अमाउंट, काम करवा लियो, बकायदा वेजेस का भी सैलरी का भी काम करवा लियो, पैसे नहीं दिया हूं। तो वेजेस और सैलरी क्या मेरा दोनों एक्सपेंस है? फटाफट से बताओ, चाहे मैं वेजेस की बात करूं या सैलरी की बात करूं, दोनों मेरे एक्सपेंस है। हाँ भैया, तो एंट्री हो जाती है वेजेस अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट। अब मुझे ये बताओ बच्चों, हाँ ठीक है, मुझे ये बताओ अगर मैं इसकी पेमेंट करता तो मैं क्या एंट्री पास करता? टू कैश अकाउंट। बोलो यही एंट्री पास करता? अगर मैं इसकी पेमेंट करता वेजेस और सैलरी की, तो मैं ये एंट्री पास करता, वेजेस अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। पर मैं कैश नहीं दे रहा हूं, पर मैं कैश नहीं दे रहा हूं, उल्टा ही आउटस्टैंडिंग हो गया। आउटस्टैंडिंग मतलब उधार हो गया है। मेरे को बताओ, उधार मतलब लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है क्या? लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है क्या? यस। तो टू वेजेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट, 20,000 रुपए वेजेस आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी हो गई मेरी, और टू सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट, 4,000 रुपए मेरी सैलरी
आउटस्टैंडिंग हो गई। ठीक है, यहां पर भी नॉर्मल सिचुएशन में कैश अकाउंट डेबिट करता मैं 2500, अगर ये मेरे को पैसे दे देता तो, पर यहां उसने मेरे को पैसे नहीं दिए, बोला दूंगा भी नहीं, बैंकरप्ट हो गया, तो बैड डेट्स हो गया। क्लियर एवरीवन? ठीक है, कंबाइन एंट्री की है ना, वेजेस और सैलरी की कंबाइन एंट्री तो की है। यस, नेक्स्ट, परचेज्ड फर्नीचर फॉर 6000 फॉर द प्रोप्राइटर एंड पेड द अमाउंट बाय चेक। प्रोप्राइटर के लिए फर्नीचर परचेज किया, भाई तेरे घर का खर्चा मैं कर दिया हूं, इसको क्या बोलते हैं, फटाफट से बताओ। घर का खर्चा मैं कर दिया हूं, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट और पेमेंट चेक से हुई है, तो टू बैंक अकाउंट कितने का फर्नीचर था, 6000 का था। घर का खर्चा प्रोवाइड करो 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू 2 लाख रुपए। ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, कैपिटल और लायबिलिटी दोनों बिजनेस का उधार है, फटाफट से बताओ। ओके, क्या समझ में आया इसको डायग्राम को देख के, फटाफट से एक बार बता दो, आपको क्या समझ में आया डायग्राम को देख के। बोलो। ये मैं हूं ओनर, और ये बिजनेस है, ठीक है, और ये हमारी ट्रांजैक्शन हो रही है, ट्रांजैक्शन हो रही है, ठीक है, ट्रांजैक्शन हो रही है। क्या ट्रांजैक्शन हो रही है दो लोगों के बीच में, समझने की कोशिश करना। मैं बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता हूं, इसको क्या बोलते हैं, फटाफट से बताओ। बिजनेस में मैं पैसा डालता हूं, उसको क्या बोलते हैं। नहीं याद आ रहा मेरे को, नाम नहीं याद आ रहा बच्चों, आज तुम ही लोग हो जो मेरी मेरी इज्जत बचा सकते हो, मेरी इज्जत अब दाव पे लग गई, मेरे को नाम ही नहीं याद आ रहा कि प्रोप्राइटर जो बिजनेस में पैसा लगाता है इसको बोलते क्या है। भैया कैपिटल बोलते हैं, चुपचाप बता रहे हैं हम आपको। ठीक है, बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं, मेरे को मेरी इज्जत बचा लिए तुम। फिर मेरे से क्वेश्चन पूछ लिए, क्या क्वेश्चन पूछ लिए भैया, बिजनेस से जो प्रोप्राइटर पैसे निकाल के लेके जाता है उसको क्या बोलते हैं, शिट, ये भी नहीं याद आ रहा मेरे को, फटाफट से बता दो ताकि मेरी इज्जत बच जाए आज। ड्राइंग्स बोलते हैं भैया। तो मेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं, इज्जत बचा ली है मेरी। ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, बिजनेस को प्रोप्राइटर कैपिटल दे रहा है और वो उसकी लायबिलिटी है, ऑफ कोर्स बिजनेस की लायबिलिटी, मैं बोल रहा हूँ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना ना सिर्फ, क्योंकि बिजनेस की बुक्स में ही कर रहे हैं हम लोग अकाउंटिंग। बिजनेस प्रोप्राइटर से पैसे ले रहा है उधार में, तो क्या बिजनेस को प्रोप्राइटर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना बनता है। बेटा लोन में जैसे इंटरेस्ट देते हैं वैसे कैपिटल में इंटरेस्ट देना बनता है क्या। बिजनेस क्या की है, बिजनेस क्या की है, सुनना मेरी बात, बिजनेस प्रोप्राइटर से पैसा लेके रखी है उधार में। अब मेरे को एक बात बताओ, ये सेम पैसा अगर मैं स्टॉक मार्केट में लगा देता, सेम पैसा स्टॉक मार्केट लगा देता, मैं तो बैठ के इंटरेस्ट कमा रहा था, कमा रहा था कि नहीं कमा रहा था, बताओ, बिना कुछ किए काम ऐसे ही बैठो रिलैक्स, कमा रहा था कि नहीं पैसा, कमा रहा था, पर वो सेम पैसा मैंने बिजनेस में लगा दिया। तो अब मैं बिजनेस को बोला भैया ऐसा है कि कुछ तो देना बनता है बॉस, तो बोले सर प्रॉफिट तो दे रहे हैं ना आपको, नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं ये जो पैसा दिया हूँ उस पर कुछ देना बनता है बॉस, इसको आप लोन की तरह मान लो और उस पर कुछ तो दो मेरे को। तो बिजनेस बोला ठीक है भाई क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे हम आप, ठीक है, अच्छा एग्रीमेंट हो गया। इसके बाद मेरे को एक बात बताओ, अब बिजनेस भी चालू है, बिजनेस बोला तो सर अगर आप मेरे को कैपिटल दे रहे हो और उस पर मैं आपको इंटरेस्ट दे रहा हूं, तो उस लॉजिक से हम आपको ड्राइंग्स दे रहे हैं तो आपको भी हमें इंटरेस्ट देना चाहिए। बताओ बिजनेस की बात सही है कि नहीं सही है, बताओ फटाफट से बताओ, क्या बिजनेस सही पॉइंट उठाया है, बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है कि हम आपको ड्राइंग्स के बलबूते पे पैसा दे रहे हैं, वो भी तो आप हमारे प्रॉफिट से लेके जा रहे हो, हमारे बिजनेस के प्रॉफिट को आप निकाल के लेके जा रहे हो, तो आप उस पर हमको भी इंटरेस्ट दोगे।
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो अब ये बिजनेस है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस से जा रहा है, तो ये बिजनेस के लिए क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंसेस है क्या? यस। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के पास आ रहा है, तो ये क्या है बताओ, फटाफट से बताओ। ये उनके लिए क्या है? इनकम है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम होता है। तो बस वही मुद्दा है, इस क्वेश्चन में पढ़ो 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 2 लाख रुपए में, तो 2 लाख का 9% कितना होता है? 2 लाख का 9% कितना होता है? 18,000 रुपए। ठीक है, तो 18,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, देना है, देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, अठारह हजार 18,000। अब तुम लोग बोलोगे कैपिटल क्रेडिट क्यों हो गया? मेरे को एक बात बताओ, कैपिटल जब बढ़ता है तो क्या होता है? फटाफट से बताओ, कैपिटल जब बढ़ता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। मेरे को एक बात बताओ, कैपिटल बढ़ रहा है ना, प्रोप्राइटर का पैसा बढ़ रहा है ना, उसको मैं ये बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिल रहा है ये बताओ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोप्राइटर को मिल रहा है, तो प्रोप्राइटर का जो पैसा है वो बढ़ रहा है, और प्रोप्राइटर का क्या पैसा है? कैपिटल है ना। ओनर का जो पैसा है वो क्या है? कैपिटल है, तो कैपिटल बढ़ रहा है, क्रेडिट हो गया। चलो वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 1,000 रुपए, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस की इनकम है 1,000 रुपए, 1,000 रुपए। अब मेरे को ये बताओ, बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम है, तो यहां से उठ के बिजनेस के पास आ गया, बिजनेस अपनी बुक्स में क्रेडिट कर लिया, ऑल द इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। बिजनेस ने उसको क्रेडिट कर दिया, पर किसके जेब से जा रहा है ये बताओ? किसके जेब से जा रहा है भाई साहब? ओनर के जेब से जा रहा है। तो ओनर का पैसा क्या है? कैपिटल है। ओनर का नाम, ओनर बेटा पर्दा है, कैपिटल नाम का पर्दा है, उसको हटा के देखोगे पीछे ओनर खड़ा है, तो ओनर का क्या है? कैपिटल। तो मेरे को एक बात बताओ, ओनर की जेब से पैसा जा रहा है तो कैपिटल कम होगा कि नहीं होगा? यहां पर कैपिटल बढ़ रहा है क्योंकि उसको इंटरेस्ट मिल रहा था, यहां पर कैपिटल कम हो रहा है क्योंकि उसको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो कैपिटल जब बढ़ता है तो क्रेडिट, कम होता है तो डेबिट। तो उस हिसाब से ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की एंट्री बनती है बॉस। क्लियर है सबको? इज इट क्रिस्टल क्लियर टू यू ऑल गाइस? यस भैया यस। तो इसके साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया समाप्त। 2-3 क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करके आना, 17, 18, 19, 20, कम से कम 4 क्वेश्चन ट्राई करके आना, 17, 18, 19, 20। देन विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, एंड प्रोबेबली 2 क्लासेस में हम लोग जर्नल एंट्री पोर्शन, ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इसको वाइंड अप करेंगे। देन विल मूव फॉरवर्ड टू इंस्टीट्यूट मॉड्यूल। इंस्टीट्यूट मॉड्यूल में जाके हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को बन रहे क्वेश्चन की नहीं बन रहे। विल चेक कि इतना प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो इतना टाइम इन्वेस्ट करके इतना प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसका कुछ आउटकम निकला कि निकला। चलो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।